हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़। हालांकि ये हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पेपर 1 सीरीज़ कराए हुआ है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो वीडियोज़ क्या हैं, 1 साल से ज़्यादा की हो गई हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो आपकी प्रिपरेशन में क्या है, अपडेट होना भी ज़रूरी है कि कैसे टाइम के साथ आपको चेंज करना है, अपनी तैयारी प्रिपरेशन को कैसे बदलना है। अगर आपका बार बार नेट हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है या आपका नेट भी नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं पेपर 1 सीरीज़, जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या है, जो 10 की 10 यूनिट है उनके बारे में। जैसा आपका एग्ज़ाम कब होगा, जून 2024। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ है अप्रैल एंड मई महीने में 10 यूनिट आपकी कवर करा दी जाएंगी। इसके बाद हमने प्रैक्टिस का अलग से भी क्लासेस ली थी, वहाँ पर हमने प्रैक्टिस कराया था। उन वीडियोज़ को भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ है यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। देखिए, कंटेंट यहाँ पर इंग्लिश में भी रहेगा और जहाँ पर हमें लगेगा कि हिंदी में भी बताना चाहिए वहाँ आपको हिंदी में भी बताया जाएगा और हिंदी की टर्म्स भी लिखी जाएंगी, हिंदी में भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम पेपर 1 सीरीज़ का एक तरह से क्विक रिविज़न करेंगे। टारगेट रहेगा 35 क्वेश्चन सही करने का, 35 मार्क्स नहीं, 35 क्वेश्चंस सही करने का टारगेट रहेगा आपका। 70 मार्क्स रहे पेपर 1 में, और जो आपका पेपर 2 है, वेदर वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, कॉमर्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एनवायरनमेंट या फिर आपका ज्योग्राफी, तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइए और तैयारी कीजिए। यहाँ पर पेपर 1 जो कि सभी के लिए सेम है, तो ये जो सीरीज़ है, ये जो क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी और यहाँ पर क्या है, एक अच्छे कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो यहाँ पर बेसिकली थोड़ा ब्रीफली बता देते हैं। टोटल यूनिट कितनी रहने वाली हैं, 10। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 50, क्योंकि 10 यूनिट है, एक यूनिट से आएगा 5 क्वेश्चंस, तो टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मार्क्स रहेंगे 100, जो 50 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 50 के 50 टिक करने हैं, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे आपके 100 क्वेश्चंस, वो भी आपको सारे टिक करने हैं। तो 150 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे और मार्क्स कितना होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे और 300 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे। तो यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे। पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे दोनों लैंग्वेजेस में। पहले इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद हम फिर हिंदी में आपका सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो करंट चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, कैसे यूजीसी ने अभी जो नोटिस पब्लिश किए हैं, यूजीसी की तरफ से नोटिस आए हैं, उन्हें भी हम यहाँ पर देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या यूजीसी ने चेंज किए हैं। तो जो सिलेबस है पुराना, वही सिलेबस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो नया सिलेबस है अभी उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो पुराना सिलेबस है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जो भी चेंजेस होंगे वो टाइम टू टाइम आपको बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम इंग्लिश और हिंदी में सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद जो चेंजेस आए हैं, यूजीसी ने जो नोटिस दिए हैं, उनको हम विस्तार से बताएंगे। तो चलिए सिलेबस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि टोटल कितनी यूनिट है। देखिए, यहाँ पर पेपर 1 है, ये जनरल पेपर होता है, जो सभी एग्ज़ाम्स, सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं। यहाँ पर सभी का सेम एग्ज़ाम होता है। जो पेपर 1 का एग्ज़ाम है, सभी का क्या है, सेम रहता है। चाहे आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो पेपर 1 आपका सभी का सेम रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 10 यूनिट है। पहले हम इंग्लिश में बताएंगे, देन हिंदी में आपको यहाँ पर डिटेल में सिलेबस को बताया जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, टीचिंग क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट, देन इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं टीचिंग्स के, लेवल्स ऑफ टीचिंग,
जिसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। इसके बाद फिर हम चलेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। यहाँ पर हमने टीचिंग के बारे में देखा है, जो टीचर पढ़ाते हैं, एंड देन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स से देखेंगे एडोलसेंट लर्नर की और एडल्ट लर्नर की, जिसमें एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कोग्निटिव देखेंगे। फिर इंडिविजुअल्स में क्या क्या डिफरेंस है, दो पर्सन्स है, इनमें क्या डिफरेंस है, इसकी लर्निंग पावर कैसी है, ए की एंड बी की लर्निंग पावर कैसी है, दोनों को यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। टीचिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? टीचर अफेक्ट करता है, लर्नर और सपोर्ट मटेरियल जो स्कूल कॉलेजेस में इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ होती हैं वो, लर्नर का एनवायरनमेंट कैसा है, इंस्टीट्यूशन कैसा है, ये सारे फैक्टर्स हम यहाँ पर विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। देन इसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। कौन कौन से मेथड्स हैं टीचिंग के? टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, यहाँ पर दोनों पढ़ाएंगे। ऑफलाइन मेथड, ऑनलाइन मेथड में क्या क्या डिफरेंस है। ऑनलाइन में हम स्वयं प्रभा, मूक के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की तरफ, जिसमें ट्रेडिशनल मेथड कैसे थे, चौक से पढ़ाते थे बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर। देन मॉडर्न में क्या है, देन इसके बाद आईसीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड। तो यहाँ पर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम देखने के बाद फिर हम इवेल्युएशन सिस्टम की तरफ चलेंगे, जिसमें एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन इन CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन में जो CBCS सिस्टम चला है, एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंड इनोवेशन क्या क्या हुए हैं, ये टीचिंग वाली यूनिट में हम देखेंगे। यूनिट 1 में हम ये सब चीज़ें, वैसे हमने सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रखी हैं पहले से, लेकिन यहाँ पर कुछ अपडेट के साथ आपको सारी चीज़ें फिर से पढ़ाई जाएंगी। आपका टाइम किल नहीं होगा, टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फैक्ट, जहाँ से क्वेश्चंस लगें टू द पॉइंट बिल्कुल बात होकर यहाँ पर आपको कराया जाएगा। देन रिसर्च एप्टीट्यूड सेकेंड यूनिट है, इसमें देखेंगे रिसर्च क्या है, रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च की टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स की रिसर्च हैं, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या है, ये सब यहाँ पर देखेंगे। रिसर्च के मेथड्स क्या हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, एम्पेरिकल, काफ़ी यहाँ पर और भी हम यहाँ पर जो सिलेबस में दिए इसके अलावा भी और मेथड्स यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कितने स्टेप्स में रिसर्च होती है। स्टेप 1 में हम क्या क्या देखते हैं, हाइपोथेसिस कौन से स्टेप में आती है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, ये सब देखेंगे यहाँ पर स्टेप्स ऑफ रिसर्च में। देन थीसिस और आर्टिकल राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मेट देखेंगे, एंड रेफरेंसिंग लिखने का स्टाइल क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च में आईसीटी का क्या रोल है, एंड रिसर्च एथिक्स क्या होता है। तो ये 2 यूनिट जो हैं ये काफ़ी डिटेल में बताई जाएंगी, और यहाँ अगर ये 2 यूनिट आपने पढ़ ली तो आपको आगे भी दिक्कत नहीं आएगी जब आप पीएचडी परस्यू करो या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दोगे। हम तो कोशिश करेंगे आपका यहाँ पर जेआरएफ ही क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि अभी जो रूल चेंज हुआ है वो आपको दिक्कत दे सकते हैं। क्या रूल है वो हम सिलेबस के बाद में आपको बताएंगे। देन थर्ड यूनिट में कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वो इसको क्या बोलते हैं, पैसेज आएगा। इसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैसेज से, उनके आंसर्स आपको टिक करने हैं। यूनिट 4 में कम्युनिकेशन की बात होगी, कम्युनिकेशन क्या है, संचार, एंड इसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग क्या है कम्युनिकेशन का, टाइप कौन कौन से है, एंड कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स क्या हैं, अड़चने क्या आती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वो देखेंगे, मास मीडिया एंड सोसाइटी का क्या रोल है। देन 5th यूनिट में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आएगा, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सिस्टम, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, ये पूछा जाएगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में सिंपल आएगा, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एवरेज, ये चैप्टर आएंगे मैथ से।
ये भी कराएंगे जाएंगे, आपको रीजनिंग भी कराई जाएगी। देन लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस, मोड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज से 2-3 क्वेश्चंस जरूर लगते हैं। एंड यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशंस एंड डिनोटेशंस ऑफ टर्म, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। इवेल्युएशन एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। डिडक्टिव में जैसा कि हमने बताया डिडक्ट होता है बड़े से छोटे की तरफ, इंडक्टिव में क्या है चीज़ें जुड़ती हैं, छोटे से फिर बड़ा बनता है, ठीक है। ये एनालॉजीज देखेंगे, विन डायग्राम से क्वेश्चन लगते हैं। सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर स्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर देखेंगे। एंड प्रमाणाज जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमाना, उपमाना, शब्द, अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि, ये सब देखेंगे। एंड स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमाना, व्याप्ति एंड हैत्वाभाषा, ये सब यहाँ पर फैलेसीज के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके बाद डीआई आएगा। अब डीआई डिपेंड करता है किस तरह का है, 2 तरह के डीआई आ जाते हैं, एक आ जाता है पाई चार्ट से और एक आ जाता है ग्राफ से। तो 2 डीआई आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आता है तो टेबुलर फॉर्म में आ सकता है। तो ये तीनों तरह के डीआई आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। सोर्स, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट, मैपिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एंड गवर्नेंस। यहाँ से एक क्वेश्चन लगेगा 5 मार्क्स का। आईसीटी में हम क्या बेसिकली आईसीटी जानेंगे कि क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिक्स क्या है, इंटरनेट के बेसिक्स चीज़ें पूछेंगे, इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है, ईमेल क्या होता है, ईमेल के फिर अंदर जाकर पढ़ेंगे सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एंड इसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं हायर एजुकेशन में, इसको हम करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करेंगे तो जो क्वेश्चंस अब बनेंगे, जो चीज़ें अब चेंज हुई हैं वो यहाँ पर लगने के चांसेस होते हैं। एंड आईसीटी एंड गवर्नेंस, तो ये आईसीटी में ये 4 टॉपिक हैं। इसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यहाँ से करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट का टॉपिक है यहाँ से कॉप की मीटिंग पूछ ली जाती है, कॉप की मीटिंग पूछा गया है, टॉप कॉप 27 कहाँ हुआ था, ऑप्शन दिए हैं। तो इस तरह से एसडीजी से 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कि गोल नंबर 17 में क्या है, या गोल के बारे में लिख देंगे, फिर पूछेंगे ये कौन सा गोल है। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है वो बता देंगे। पोल्यूशन क्या पढ़ना है, ई वेस्ट वगैरह के बारे में, या जो चेंजेस हुए हैं करंट अफेयर्स में जो आते हैं उसको रिलेट करके यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या डिफरेंस है ये भी बताएंगे कि एमडीजी और एसडीजी में क्या डिफरेंस है। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एनवायरनमेंट पे, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देन एनवायरनमेंट इशूज़ क्या हैं, लोकल इशूज़ देखेंगे, छोटे लेवल पर, रीजनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर क्या क्या इशूज़ हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वेस्ट में हम सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डियस, इलेक्ट्रॉनिक सारे वेस्ट पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या हैं, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, मानव की जो स्वास्थ्य है उस पर पोल्यूटेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पोल्यूटेंट्स क्या हैं, पोल्यूशन क्या है, इनमें डिफरेंस देख लेंगे। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोइल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉरेस्ट, ये सब देखेंगे। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर और मिटिगेशन स्ट्रेटजी, कुछ एक्ट देखेंगे जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, इनके ईयर याद रखने हैं। या नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या क्या हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या संबंध है, रियो समिट कब हुआ, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। तो ये सारे चीज़ें
पता करनी है करंट अफेयर से रिलेट कर कर। एंड लास्ट यूनिट फिर हमारी बचती है हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें हम इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया देखेंगे, इवोल्यूशन कैसे हुआ हायर लर्निंग का एंड रिसर्च का पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स कैसे हैं इंडिया में, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया 5 क्वेश्चंस एक यूनिट से आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 यूनिट हैं, हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया, अब चलते हैं हम हिंदी में भी सिलेबस एक बार देख लेते हैं। हालांकि देखिए सिलेबस में कुछ चेंज नहीं है, वही चीज़ें हैं, बस हिंदी में आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड था, यहाँ पर शिक्षण अभिव्यक्ति दे दिया, इकाई 1 शिक्षण अभिव्यक्ति। इसमें क्या है, शिक्षण देखेंगे, शिक्षण कहते किसे हैं, इसकी अवधारणा है, इसका एम्स उद्देश्य क्या है, शिक्षण का स्तर कैसा है, इसमें हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग देखेंगे, मतलब स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या हैं ये जानेंगे, एंड मूल अपेक्षाएं इनके बारे में जानेंगे। इसके बाद शिक्षण के बाद फिर शिक्षार्थी की विशेषताएं देखेंगे, जैसे हमने यहाँ टीचिंग देखा, फिर इसके बाद लर्नर सेंटर्ड देखेंगे, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर की कैसी अपेक्षाएं हैं एंड वयस्क की कैसी अपेक्षाएं हैं, जिसमें शैक्षिक सामाजिक भावनाएं और संज्ञानात्मक एंड व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या हैं ये देखेंगे। शिक्षण प्रभावक तत्व, जिसमें शिक्षक सहायक सामग्री मीन्स यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वही बताया गया है कि शिक्षक कैसे अफेक्ट करेगा या सहायक सामग्री कैसे अफेक्ट करेंगी टीचिंग को, मतलब शिक्षण को। संस्थागत सुविधाएं, अगर जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको स्कूल कॉलेजेस में वो कैसे अफेक्ट करती हैं, मतलब शिक्षण को कैसे प्रभावित करती हैं। शैक्षिक वातावरण, इसके बाद हम उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति देखेंगे, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षित केंद्रित पद्धति, जिसमें टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, एंड ऑफलाइन और ऑनलाइन पद्धतियों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऑनलाइन में हम स्वयं प्रभा, मूक इत्यादि पढ़ेंगे। देखिए ट्रांसलेट कर दिया है, बाकी चीज़ें अगर आप इंग्लिश में पढ़ो हिंदी में पढ़ो चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज इतनी इजी रखी जाएगी कि आपको कोई परेशानी भी ना हो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो, वो सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। शिक्षण सहायक प्रणाली जैसे परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित यहाँ पर देखेंगे। पुराने समय में कैसे पढ़ाते थे, गुरुकुल टीचिंग, देन इसके बाद आधुनिक बोर्ड पर आई, व्हाइट बोर्ड पर मार्कर के साथ, एंड अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया है, डिजिटल बेस्ड पढ़ते हैं। इवेल्युएशन मूल्यांकन प्रणालियां देखेंगे, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा या मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। तो ये शिक्षण अभिवृत्ति देखेंगे। फिर शोध अभिवृत्ति में शोध क्या है, शोध का अर्थ क्या है, शोध के प्रकार, शोध की विशेषताएं, एंड प्रत्यक्षवाद का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड उसके बाद पोस्ट पॉजिटिविज्म, उत्तर प्रत्यक्षवाद के क्या उपागम है ये देखेंगे। शोध पद्धतियों में कौन कौन सी प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक, इसके साथ साथ और भी पद्धतियां देखेंगे शोध की क्या क्या पद्धतियां। शोध के चरण पढ़ेंगे, फर्स्ट चरण में क्या है, सेकंड चरण में क्या है, थर्ड चरण में शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, जिसका फॉर्मेट और संदर्भ की शैली देखेंगे। शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग एंड शोध की नैतिकता ये देखेंगे। थर्ड कॉम्प्रिहेंशन मीन्स बोध, इसमें एक आपको पैसेज दिया जाए, गद्यांश दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर देने हैं। देन फिर कम्युनिकेशन, संप्रेक्षण, संप्रेक्षण का अर्थ क्या है, संप्रेक्षण का प्रकार, संप्रेक्षण के अभिलक्षण। देन प्रभावी संप्रेक्षण, जिसमें वाचिक और गैर वाचिक मीन्स वर्बल, नॉन वर्बल, अंतर सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेक्षण। ठीक है, यहाँ पर कक्षा संप्रेक्षण, इनमें क्या क्या बाधाएं आती है, प्रभावी संप्रेक्षण की बाधाएं, बैरियर्स क्या हैं। जन मीडिया, मास मीडिया बोलते हैं जिसको, और समाज। ठीक है, ये देखेंगे। इसके बाद गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति में इसमें तर्क, लॉजिक के प्रकार,
एंड मैं इसमें संख्या पद्धति, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, ये बेसिक रीजनिंग पूछा जाएगा। गणित में अंश, समय, दूरी, अनुपात, रेशियो, समानुपात एंड परसेंटेज, लाभ हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्याज और डिस्काउंट, ब्याज और छूट, औसत, एवरेज, ये सब चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एंड युक्ति युक्त तर्क में हम युक्ति के ढांचे का बोध, ठीक है, इसके बाद युक्ति के रूप, निरापादिक तर्क, वाक्य का ढांचा, हिंदी के सब थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं तो यहाँ पर हम ये सारी चीजें देखेंगे। युक्ति के प्रकार, अनुरूपताएं एंड वेन का आरेख, विन्न डायग्राम जो जिसको बोला जाता है विन्न डायग्राम, ठीक है। इसके बाद प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ये सब देखेंगे, अनुमान की संरचना, तो ये यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। देन इसके बाद आंकड़ों की व्याख्या, जिसको डीआई बोला जाता है, सिंपल डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डीआई में हम ये सब चीजें देखने वाले हैं। डेटा क्या है, ठीक है, डेटा को भी दो पार्ट में देखेंगे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। इसके बाद बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, ये सब देखेंगे। आंकड़ों की व्याख्या एंड आंकड़े और सुशासन। इसके बाद आईसीटी, इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में इसका मतलब देखेंगे, कुछ शब्दावलियां देखेंगे, इंटरनेट और इंट्रानेट, ईमेल, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले एंड आईसीटी और सुशासन। इकाई 9 में लोग, विकास और पर्यावरण, यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है, जो हमने बताया है कि पर्यावरणिक मुद्दे देखेंगे, मानव का पर्यावरण से संबंध, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, एमडीजी क्या है, एसडीजी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे और फिर पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से यहाँ पर पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, क्षेत्रीय लेवल पर पढ़ेंगे, फिर स्थानीय लेवल पर, वैश्विक लेवल पर सारे प्रदूषण यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, इसके बाद कुछ एक्ट देखेंगे, कुछ एनर्जी सोर्सेस भी देखेंगे, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन, ये सब देखेंगे। इसके बाद पर्यावरणीय अधिनियम देखेंगे, पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से अधिनियम है, पर्यावरण अधिनियम 1986। फिर वर्ल्ड लेवल पर क्या क्या हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि। उच्च शिक्षा प्रणाली में वही हायर एजुकेशन में उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में कैसी शिक्षा थी, स्वतंत्रता के बाद कैसी हुई, भारत में प्राचीन पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम देखेंगे, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा एंड हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सब भी देखेंगे। जैसा कि हमने बताया यूनिट 10 यूनिट हैं और 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट से आने, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का, तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा और 200 मार्क्स का क्या होगा, पेपर 2 होगा। इन 300 में से ही आपकी मेरिट लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलेबस देखा हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अब चलते हैं कि यूजीसी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। देखिए, इस नोटिस को फिर से यहाँ पर बताने का हमारा उद्देश्य यही है कि कुछ स्टूडेंट अभी भी यहाँ पर परेशान है, कुछ चीज़ें अभी भी उनको वो कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी डाउट में है। देखिए, नोटिस 27 मार्च 2024 को आया था। अब इस नोटिस में बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर चेंज किया गया है। देखिए, जो रिजल्ट आता था आपका, पहले आता था या तो आपका नेट क्लियर है या आपका जेआरएफ क्लियर है। जेआरएफ इन द सेंस नेट प्लस जेआरएफ, और एक तरफ सिंपली नेट होता था। तो यहाँ पर अब क्या है, 3 चरण में रिजल्ट आएगा, सिंपली कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जेआरएफ होगा किसके साथ, नेट के साथ, और पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा और आप एग्जाम्प्ट कैटेगरी में भी आओगे। सेकंड कैटेगरी में
एडमिशन तो होगा पीएचडी में विदाउट जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। कुल मिलाकर बात यह है, आपका नेट क्लियर होगा तो एडमिशन मिलेगा पीएचडी में, जेआरएफ नेट होगा तो एडमिशन मिलेगा पीएचडी में, और यहाँ पर फेलोशिप भी मिलेगी। थर्ड कैटेगरी ऐड की गई है, कौन सी कैटेगरी? थर्ड कैटेगरी ऐड की है, जिसमें एलिजिबल तो होंगे आप पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए, ना तो आपका नेट होगा ना ही आपका जेआरएफ होगा। अब कितने साल के लिए वैलिड है ये भी हमने बताया था। अब देखिए कैटेगरी 1, इसको एक टेबल की हेल्प से समझाया है। अगर आपका नेट प्लस जेआरएफ है, जेआरएफ हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए, पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो गए। यहाँ पर अगर आपका सिंपली नेट है तो जेआरएफ की फेलोशिप नहीं मिलेगी, एलिजिबल रहोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी में। यहाँ पर कैटेगरी 3 में एडमिशन टू पीएचडी ओनली, तो जेआरएफ तो मिलेगा नहीं, ना ही नेट है, एडमिशन मिल जाएगा पीएचडी में। अब कितने सालों के लिए है, इसको लेकर स्टूडेंट्स अभी भी परेशान है। देखिए ये सिंपली लाइन लिखी गई है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट्स इन कैटेगरी 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for admission to PhD। अगर आपका जेआरएफ प्लस नेट है तो वो वाला नेट लाइफ टाइम के लिए आपका रहेगा, लेकिन अगर आपका सिंपली नेट है तो वो आपका ओनली 1 ईयर के लिए होगा। इसी को लेकर स्टूडेंट्स परेशान हैं कि पहले जो नेट क्लियर होता था वो क्या होता था, लाइफ टाइम के लिए। अब क्या है, उस नेट की वैलिडिटी इन्होंने लिख दी है कि 1 ईयर की है। ये नोटिस यूजीसी की तरफ से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, यहाँ पर जो नेट क्लियर होगा अब उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं रहेगी, अब उसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, ठीक है। यहाँ पर 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ ये रिजल्ट आएगा, लेकिन ये वाला जो नेट है जेआरएफ वाला ये रहेगा लाइफ टाइम के लिए। हालांकि फेलोशिप तो मिलेगी सिर्फ 5 साल, लेकिन जो नेट है वो रहेगा आपका लाइफ टाइम। क्लियर? ये सिंपली मैसेज था, इसी को लेकर अभी भी स्टूडेंट डाउट में है, ठीक है, कि पहले तो नेट जो सिंपली नेट क्लियर होता था वो लाइफ टाइम के लिए रहता था, अब 1 ईयर के लिए हो गया। इसको लेकर स्टूडेंट्स थोड़े परेशान भी हैं, यूजीसी से मांग कर रहे हैं कि ऐसा ना करें जैसा पहला होता था कि नेट के लिए लाइफ टाइम के लिए, तो ऐसा ही कर दें, ठीक है। तो अब देखते हैं यूजीसी क्या एक्शन लेती है और क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली सिलेबस डिस्कस किया, जो यूजीसी के करंट नोटिस थे उनके बारे में देखा। तो इस क्लास में इतना ही, कल से हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो तब तक अपना ध्यान रखें, और जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी आप देख सकते हो, वो वहाँ पर भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।